हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आपका फिर से बहुत ही स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो को आप देखिए और अच्छे से समझिए। दोस्तों, हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए आप उसका थोड़ा स्पीड बढ़ाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है? दोस्तों, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को हम जानते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, मान लीजिए अगर इस तरह का कोई एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिसमें दो एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों के कारण बनता है। तो अगर ये दोनों ही जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो ये बॉन्ड बिल्कुल बीच में स्टेबल नहीं होगा, ये किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो अगर मान लीजिए बी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, जिस पर इसके पार्शियली ऋण मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह सा एक एग्जांपल अगर हम देखें किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में, हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हम देख सकते हैं कि इस सभी कार्बन से एक क्लोरीन एटम लगा हुआ है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्लोरीन इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस पर इस क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जबकि सामने वाले कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लगता है। अब हम देख सकते हैं कि ये कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस पर श्योर है कि इस पर डबल पार्शियली चार्ज और इस पर 3 टाइम पार्शियली चार्ज लग जाएगा। उसी तरह से ये वर्क करता है। तो ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड का किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होने पर उस पर कंटिन्यू पार्शियली नेगेटिव और दूसरे पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये प्रोसेस पूरा चलता जाता है, जितने दूर का एटम होगा उस पर उतना ही कम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो इसी को हम पार्शियली क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अगर देखें तो आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। एक को हम बोल देंगे प्लस आई और दूसरे को क्या बोल देंगे, माइनस आई। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, तो प्लस आई इफेक्ट हम किसे कहेंगे, जब भी किसी कंपाउंड में अगर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, रिपल करता हो, ढकेलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप को हम क्या किसके अंदर रखेंगे, प्लस आई इफेक्ट। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि CH3 जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। अगर ये CH3 किसी भी एटम के आगे लगा हो तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दूर की तरफ धकेलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा कोवेलेंट बॉन्ड के। जैसे अगर हम देखें तो इस क्लोरीन के जगह पे अगर CH3 लगा होता तो ये बॉन्ड क्या होता, कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता, क्योंकि CH3 अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, प्रतिकर्षित मतलब रिपल्सन कर देता है। उसी तरह हम देखें तो C2H5 इससे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, C2H5। तो C2H5 भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपल ही करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ग्रुप्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाले ग्रुप हैं सभी किस में आएंगे, प्लस आई इफेक्ट में आते हैं। जबकि माइनस आई इफेक्ट हम किसे कहेंगे, तो माइनस आई इफेक्ट किसे कहेंगे कि जो ग्रुप क्या करता हो, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, उस इफेक्ट को या उस ग्रुप को हम किसके अंदर रखते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले के अंदर रखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो NO2, अगर NO2 ग्रुप लगा होगा किसी कोवेलेंट कंपाउंड से तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए NO2 लगा होता तो वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता। तो NO2 है, साइनाइड है, COOH है, ठीक है ना। जितने भी X ग्रुप है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसमें सभी आ जाते हैं। FCl, Br, I, जितने भी X ग्रुप है सभी अट्रैक्ट ही करते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप, क्लोरीन है वो भी अट्रैक्ट ही कर रहा है, ठीक है। CH3 मेथिल ग्रुप भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ देख सकते हैं हम
तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में इतने ग्रुप अगर जुड़े हों तो वो क्या कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जबकि इतने सारे ग्रुप जुड़े हों तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो दोस्तों इससे हम एप्लीकेशन, हमने तो ये जाना कि इंडक्टिव इफेक्ट अब होता क्या है, अब हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन हम क्या कैसे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों हम सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला एप्लीकेशन है, हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसका नाम है फ्रेंड्स मीथेन। ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन, और एक है आपका मेथिल क्लोराइड। तो दोस्तों पहला एप्लीकेशन ये है, अगर मैं इन दोनों में रिएक्टिविटी पूछूं कि मीथेन ज़्यादा, जो मीथेन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कि मेथिल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो दोस्तों इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस में ज़्यादा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें आप कॉमन देखिए, इसमें क्या है, हमको एक दिखाई दे रहा है क्लोरीन, जबकि क्लोरीन क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट का क्या मतलब बताया था मैंने, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, एट्रैक्ट करते हो, अपनी तरफ खींचते हो, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इस बॉन्ड को खींचेगा। तो जैसे ही क्लोरीन अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस क्लोरीन पर पार्शियली निगेटिव चार्ज, जबकि इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए ये कार्बन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसको थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इस कार्बन ने अपनी समस्या, मतलब जो कमी हुई थी उसको दूर करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो थोड़ा सा किस तरफ खिसक गया, कार्बन की तरफ खिसक गया। जिससे ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, वीक हो गया। तो ये बहुत ही जल्दी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब बहुत ही जल्दी से टूटने के कारण हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मेथिल क्लोराइड होगा। तो मेथिल क्लोराइड का हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी टूटेगा, जबकि मीथेन में कोई भी खींचने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव या क्रियाशील है वो कौन है, मेथिल क्लोराइड। तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मेथेन और मेथिल क्लोराइड में किस हाइड्रोजन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट के कारण इस बॉन्ड को क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, और वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो हाइड्रोजन आसानी से क्या हो गया, टूट गया। तो ये पहला एप्लीकेशन था। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों ये तो रिएक्टिविटी था, हम देख सकते हैं रिएक्टिविटी, ठीक है ना, रिएक्टिविटी के आधार पे हमने इसको देखा। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एसिडिटी हम यहाँ बात कर लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे पता चलेगा, तो हमको सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें, तो दोस्तों मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ। दोस्तों ये है HCOOH, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फार्मिक एसिड कह सकते हैं। ये हमारा है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं एसिटिक एसिड बना रहा हूँ, CH3COOH। तो दोस्तों ये है हमारा एसिटिक एसिड। तो दोस्तों अगर एसिटिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो अगर हमको क्वेश्चन आए कि फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सबसे ज़्यादा एसिड, बड़ा एसिड होगा, तो उसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ फिर से वही केस है, फार्मिक। अब पहले तो एसिड किसे कहेंगे हम, तो एसिड हम किसको कहते हैं, एसिड वही होता है हमेशा जो क्या करता है, प्रोटॉन लूज करता है या डोनेट करता है
ठीक है। प्रोटॉन जो डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि फार्मिक एसिड भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, एसिटिक एसिड भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, मतलब दोनों ही एसिड है, लेकिन जो जितनी आसानी से जितनी जल्दी से इस क्या करे प्रोटॉन को डोनेट करे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसमें भी हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज होता ही है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अपने जानकारी के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ निगेटिव और पॉजिटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन है, इसीलिए O और H जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो CH3 है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। आप देख सकते हैं कि जितना भी CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल करता है। इसीलिए यहाँ का जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, कार्बन की तरफ। अब कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था पहले की तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन को छोड़ पाना, बाहर कर पाना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड इस H+ को उतनी आसानी से नहीं डोनेट कर सकता, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पर बढ़ चुकी है। किसके कारण, CH3 के +I इफेक्ट के कारण। जबकि इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ना तो लेने वाला है ना तो देने वाला है, तो इसकी कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ H+ को देना आसान है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि फार्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है किसके कंपैरिजन में, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। वैसे ही अगर हम इसी में एक एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये है हमारा एसिटिक एसिड, हमने इसको लिखा, और इसी की तरह हम आगे लिख लेते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। जबकि इसमें हम देखेंगे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में एक क्लोरीन जोड़ दिया गया है तो इसका नाम हो गया मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, तो फिर से वही सिस्टम है कि O और H के बीच हम देख सकते हैं कि एक प्रकार का अट्रैक्शन है। हमारी जानकारी में हमने ये लिख के अपने समझ के लिए बना लिया। तो इसमें एक बराबर अमाउंट ऑफ निगेटिव और पॉजिटिव है, जिसके कारण ये आपस में अच्छे से जुड़े हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है इसमें -I इफेक्ट पाया जाता है। -I इफेक्ट का मतलब क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ही खींचेगा इस पर पार्शियली निगेटिव और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये अपनी कमी को दूर करने के लिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अपनी कमी को दूर करने के लिए ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस पर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने के कारण यहाँ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। अब जैसे ही अट्रैक्शन कम होगा ये आसानी से क्या हो सकता है, निकल सकता है, टूट सकता है, जिसके कारण मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एसिटिक एसिड की तुलना में। अगर इसी में अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं कि क्लोरीन यहाँ 1 ना होकर 2 होता, ठीक है ना, यहाँ हम लिख लेते हैं HCCl C+O OH। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्लोरीन 2 होगा तो खींचने वाले की संख्या बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा क्लोरीन होने के कारण ये क्या करेगा, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण इस पर जो निगेटिव चार्ज है वो और भी कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ क्लोरीन 1 है। जबकि अगर क्लोरीन 2 हो जाए तो डाईक्लोरो एसिटिक एसिड और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। इससे ज़्यादा ट्राईक्लोरो, अगर यहाँ भी क्लोरीन डाल दें तो क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम एसिडिक स्ट्रेंथ भी आसानी से जान सकते हैं। पहला तो हम रिएक्टिविटी भी जान सकते हैं, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ भी जान सकते हैं। अब हम तीसरे बात करते हैं, जो तीसरा एप्लीकेशन है, ये तो दूसरा था, बेस का स्ट्रेंथ। जैसे हमने जाना बेस इस एसिड, उसी तरह से हम जानेंगे बेस का स्ट्रेंथ। तो दोस्तों बेस का स्ट्रेंथ जानने के लिए हम देखते हैं, जैसे सिंपली अगर हम यहाँ लिख लें NH3, हम जानते हैं यहाँ लोन पेयर होता है, ठीक है। और यहाँ मैं देख लूँ अगर CH3NH, और यहाँ मैं 2 CH3 भी लिख सकता हूँ,
तो दोस्तों ये क्या है हमारा अमोनिया, ये है प्राइमरी एमीन, ये है सेकेंडरी एमीन, ये अमोनिया है हमारा। तो दोस्तों फिर से अगर मैं बोलूं कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो जैसे एसिड में हमको पता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसी तरह से जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या जिसके पर लोन पेयर जितना ज़्यादा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें किस पर लोन पेयर का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि तीनों में अगर मैं देखूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मान लो नाइट्रोजन पर, तीनों पर नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो मान के चलते हैं कि 100% है, मान के चलते हैं 100% है या 70% है, ले लेते हैं। तीनों पर क्या है, 70% है, ये हम मान के चलते हैं। अब जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उतना ही ज़्यादा बेस होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें प्राइमरी एमीन में, तो यहाँ आप देख सकते हैं CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया क्योंकि ये बीच का बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन पर। तो 70% में हम यहाँ कह सकते हैं 70% से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ चुका है। यहाँ हम देखेंगे तो 2 टाइम है, तो 70% में और भी ज़्यादा बढ़ गया ये। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उतना ही ज़्यादा बेस। तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बेस स्ट्रेंथ रखता है वो रखता है सेकेंडरी एमीन, फिर क्या होता है, फिर प्राइमरी एमीन, और सबसे कम जो बेस होता है वो क्या होता है, अमोनिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ईजिली हल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको आप 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख के नोट्स बनाते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उसका भी वीडियो हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आएँ। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और